इंट्रोडक्शन है कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम क्या होता है। जब हम बात करते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, शोल्डर की एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। तो इम्पिंजमेंट जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, कोई ना कोई चीज है जो कहीं पर जाके इम्पिंज हो रही है, दब रही है। तो आप ये सोचो कि आपकी बॉडी में अलग अलग जो मसल्स हैं वो अलग अलग रस्सी की तरह है, ठीक है। तो कोई भी, जैसे आपने देखा पपेट जो कठपुतली को चलाते हैं तो अलग अलग रस्सियों से वो चलता है, तो कोई भी एक रस्सी कहीं पर दब रही होगी तो वो वाला पर्टिकुलर मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, प्लस उस मूवमेंट को करने में पेन आएगा। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली हम ये जानते हैं कि इम्पिंज होता क्या है, बेसिकली दबता क्या है। साइन एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो आफ्टर अ सर्टेन डिग्री आपको पेन हो रहा है, अचानक से पूरा हाथ उठाया तो पेन नहीं हुआ, एक सर्टेन डिग्री के बाद जाके पेन होगा। क्रिकेटर्स में, टेनिस प्लेयर्स में, क्रिकेटर्स में बॉलिंग करते समय पेन आता है। अभी बहुत सारे रिक्रिएशनल क्रिकेटर्स और कॉर्पोरेट क्रिकेटर्स हैं जो लोग खेलते हैं, आप देखोगे जब वो खेल रहे हैं तो उनको पेन आ रहा है, बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हाथ ऊपर उठाते ही पेन आता है, ओवरहेड एक्टिविटीज पेनफुल हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, समझते हैं मॉडल के थ्रू। अब ये देखिए, ये जो है ये आपकी बॉडी का साइड का हिस्सा है, ठीक है, और ये जो मसल है इसका नाम है सुप्रास्पिनेटस मसल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिर्फ इसी मसल के बारे में अगर हम थोड़ा सा और समझें तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी बैक वाली साइड पे, यहाँ पे आप फील करेंगे एक हड्डी जैसी, इसे एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। इस एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर जो मसल अटैच होती है उसे सुप्रास्पिनेटस मसल कहते हैं। अब इसको अगर आप पास से देखेंगे तो ये सुप्रास्पिनेटस मसल आपकी क्लेविकल बोन, जो आगे जो क्लेविकल बोन होती है और पीछे जो एक्रोमियन प्रोसेस आ रहा होता है उसके बीच में से निकलती है। ये दोनों मिलकर एक गर्डल बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं। उस बेस के नीचे से ये मसल बेसिकली पास होती है और हाथ पे आके, ह्यूमरस बोन पे आके, आर्म की बोन पे आके अटैच होती है। इसका फंक्शन होता है कि ये मसल हाथ को ऊपर उठाने में असिस्ट करे। अब होता क्या है कि ये इस जॉइंट का, इसे हम एक इसको ऊपर से देख रहे हैं, इसे एसी जॉइंट बोलते हैं हम, इसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट के नीचे से ही मसल जा रही है। अगर एसी जॉइंट आर्थरोसिस हो गया, जैसा कि एमआरआई में कई बार मिलता है, एसी जॉइंट आर्थरोसिस, एसी जॉइंट आर्थराइटिस या एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट डिस्फंक्शन अगर है, तो ये वाली जो मसल है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली स्लाइड नहीं हो पाती। दूसरा क्या होता है, एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम सब एक्रोमियल बर्साइटिस। तो यही जो एक्रोमियन है, इसी के नीचे एक चीज होती है, एक कुशन जैसा पाउच होता है जिसे सब एक्रोमियल बर्सा बोलते हैं। कई बार वो बर्सा भी इन्फ्लेम्ड हो जाता है, क्योंकि आप देखें जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं तो पुली होती है ना जिसके थ्रू हम रस्सी खींच रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि वो जो पुली के ऊपर जब हम रस्सी खींच रहे हैं, या तो पुली ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उसमें कोई डैमेज हो गया, या फिर जो रस्सी है वो किसी वजह से डैमेज हो गई। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, जब ये मसल एक्शन करती है, जब ये मसल खिंचती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये हड्डी को, बोन को, ह्यूमरस को ऊपर उठा रही होती है। और ये जॉइंट जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है, या ये मसल जो है ये बार बार रगड़ खाने की वजह से थोड़ी सी मोटी हो जाती है, स्वलन हो जाती है, तो ये इससे टकराने लगती है एक तरीके से, जिसकी वजह से सब एक्रोमियल बर्साइटिस भी हो जाता है और इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी हो जाता है। अब इस इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को सही करने के लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि या तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, या फिर इस मसल का इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। तो कई बार इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ली जाती है, NSAIDs जिनको बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको पेन किलर्स भी बोलते हैं। या फिर हम फिजियोथेरेपी के थ्रू, ऑस्टियोपैथी के थ्रू क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी में हम इस वाली मसल को अल्ट्रासोनिक थेरेपी के थ्रू, IFT थेरेपी के थ्रू इस वाली मसल को हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो क्या होता है, दूसरी चीज हमें क्या करनी होती है, अब आपको बाकी की मसल्स दिखाते हैं जो नेक वाली मसल्स है। तो आप देखिए अभी ये कवर्ड हो गया तो देखने का है, यहाँ पे इस एरिया में नेक की जो मसल्स है वो अटैच हो रही है, ट्रेपीजियस मसल बोलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रेपीजियस मसल है इसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जब हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो ये ट्रेपीजियस मसल अपना काम टाइमली करे, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल फायरिंग ऑफ द मसल्स। जब वो अच्छे से फायरिंग करती है तो आपका पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये पूरा ऊपर लिफ्ट हो जाता है और सुप्रास्पिनेटस अच्छे से अपना काम कर पाती है। तो ऑस्टियोपैथी मैनेजमेंट में हम एसी जॉइंट मैनिपुलेशन करते हैं और सुप्रास्पिनेटस को रिलीज करते हैं, ट्रेपीजियस मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसको सब कुछ मिला के हम इफेक्ट जो मिलता है हमें विद इन 1 सेशन इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बहुत बेटर हो जाता है। पेशेंट जो हाथ नहीं उठा पा रहा होता है इमीडिएटली वो हाथ उठाने लग जाता है। ऑल्सो इसका प्रॉपर जो मैनेजमेंट है, जो रिहेबिलिटेशन है वो टाइम लेता है,
और दैट इज डिपेंडेंट कि कौन कितना ट्रीटमेंट किस लेवल तक कराना चाहता है, बट ये बड़ी इजीली मैनेज और ट्रीट हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमने बात करी पेन किलर्स की भी, तो पेन किलर्स क्या करते हैं बेसिकली, तो पेन किलर्स बुरे नहीं होते। पेन किलर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 7 या 8 दिन या 10 दिन पेन किलर खाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी, जो कि एक मिथ है। बेसिकली पेन किलर्स पेन को सबसाइड कर देते हैं, पेन को किल कर देते हैं, और हमें ये नहीं पता चल पाता पेन एक्चुअली हमारे लिए गाइड होता है। ऐसा बोला जाता है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट द पेन। तो अगर पेन सबसाइड हो जाएगा या पेन अकर ही नहीं होगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअली हम ट्रीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसीलिए पेन किलर्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि डू नॉट यूज पेन किलर्स एज अ ओवर द काउंटर मेडिसिन, कि कभी भी पेन किलर खा लिया। बहुत सारे केसेस में पास ऐसे आते हैं जो 3 महीने 4 महीने से पेन किलर खा रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है पर उन्हें फील ही नहीं हो रहा होता है। तो जैसे वो पेन किलर छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए तो उनको पता चलता है कि एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, मसल में टेयर आ चुका है। तो इसलिए ये रेकमेंड करा जाता है कि डू नॉट किल द पेन, एक्चुअली यू शुड रिस्पेक्ट द पेन, एड्रेस द पेन एंड ट्रीट द पेन। तो ये है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के बारे में बताना।